नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2024 से उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्लास 11 के हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक नया सिलेबस तैयार किया है, जिसे उन्होंने सेमेस्टर वाइज बांटा है। उन्होंने क्लास 11 के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास को रखा है। आप भली भांति जानते हैं कि गबन उपन्यास में कुल 52 अध्याय हैं। क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने केवल 1 से लेकर 26 अध्याय तक रखा है, जबकि क्लास 11 के सेकेंड सेमेस्टर में उन्होंने 27 से लेकर 52 अध्याय तक रखा है। आज मैं आपके सामने कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की कथा को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। गबन उपन्यास की कथा बहुत ही लंबी है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने एक वीडियो के रूप में 4 भागों में बांटा है, ताकि आप इस उपन्यास की कथा को अच्छी तरह समझ सकें। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल पहला अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक, पार्ट 2 वीडियो में 14वां अध्याय से लेकर 26वां अध्याय तक, पार्ट 3 वीडियो में 27वां अध्याय से लेकर 39वां अध्याय तक, और फिर अंत में 40वां अध्याय से लेकर 52वां अध्याय तक आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में गबन उपन्यास की कथा को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। चूंकि इस बार का प्रश्न MCQ बेस्ड पर आधारित होगा, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो चलिए अब मैं समय न लेते हुए मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की कथा को पार्ट 1 वीडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास का सार या सारांश या कथा वस्तु। आइए उपन्यास की कहानी बतलाने से पहले यह बहुत जरूरी है कि इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं तथा वे किस भूमिका में आए हुए हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले पात्रों का परिचय जानना बहुत जरूरी है। आइए मैं शुरू करता हूं। पात्र परिचय। मुंशी दीनदयाल। मुंशी दीनदयाल प्रयाग राज के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक जमींदार के मुख्तार थे, यानी प्रबंधक थे। वे मानकी के पति थे तथा जालपा के पिता थे, यानी उनकी पत्नी का नाम मानकी था और पुत्री का नाम जालपा था। मानकी मुंशी दीनदयाल की पत्नी थी तथा जालपा की मां थी। दयानाथ कचहरी में काम करने वाले एक नौकर थी। वे एक बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति थे तथा इस उपन्यास के नायक रमानाथ के पिता थे और रामेश्वरी या कहीं कहीं आपको जागेश्वरी भी लिखा हुआ मिलेगा के पति थे। रामेश्वरी या जागेश्वरी देवी दयानाथ की पत्नी थी तथा रामनाथ की मां थी। रतन वकील इंदुभूषण की पत्नी थी तथा जालपा की एक घनिष्ठ सहेली थी। रमेश रामनाथ के मित्र तथा म्यूनिसिपैलिटी के हेड क्लर्क थे। यही नहीं, रमेश बाबू रामनाथ को नौकरी दिलवाने में भी बहुत मदद किए थे।
रामनाथ गबन उपन्यास का नायक है तथा केंद्र बिंदु है तथा कचहरी में काम करने वाले दयानाथ और रामेश्वरी देवी या जागेश्वरी देवी का पुत्र था। रामनाथ जालपा का पति है। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है तथा केंद्र बिंदु है। गांव के जमींदार के मुख्तार मुंशी दीनदयाल और मानकी की इकलौती पुत्री थी तथा रामनाथ की पत्नी थी। जग्गू खटिक देवी दीन की एक आदर्श पत्नी थी जो कलकत्ता में साग सब्जी बेचती थी। देवी दीन लगभग 60-70 साल का एक गरीब व्यक्ति है। वह जग्गू का पति है। देवी दीन खटिक जाति का एक व्यक्ति है। वह एक सरल, परोपकारी, देशभक्त, साहसी, हंसोड़, ईमानदार तथा एक निश्चल हृदय का व्यक्ति है। यही नहीं, रामनाथ के मुसीबत के दिनों में पिता तुल्य साथी भी है। जौहरा एक वेश्या थी जो पुलिस द्वारा रमानाथ को बहकाए रखने तथा जालपा से विमुख करने के लिए रखी गई एक औरत है। उसे रोजाना 50 रुपये इस कार्य के लिए मिलते थे। आइए पात्रों का संक्षिप्त परिचय मिलने के बाद अब मैं गबन उपन्यास की कथा को अति संक्षेप में साथ ही साथ अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की कथा या सारांश या कहानी। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये मूलतः आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार के जीवन को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। गबन इनका एक श्रेष्ठ एवं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। यह उपन्यास सन 1931 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की कथा एक मध्यवर्गीय परिवार की कथा है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने नारियों की आभूषण प्रियता, मध्यवर्गीय परिवार की झूठी शान शौकत तथा दिखावा के साथ साथ पुलिसों के अत्याचार को भी बड़े सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में 2 शहरों की कथा है, प्रयाग और कलकत्ता। उपन्यास की पहली कथा यानी पूर्वार्ध की कथा प्रयाग की कथा है और दूसरी कथा यानी उत्तरार्ध की कथा कलकत्ता की कथा है। दोनों कथा इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि दोनों कथा मिलकर एक कथा बन जाती है। उपन्यास का अंत प्रयाग की कथा में होता है। उपन्यास का अंत प्रयाग में होता है। यही इस उपन्यास की उल्लेखनीय विशेषता है। मुंशी दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक जमींदार के मुख्तार थे, यानी प्रबंधक थे। जमींदार के मुख्तार होने के कारण गांव में उनकी बहुत अधिक धाक थी। वे बहुत अमीर तो नहीं थे, फिर भी गांव में उनकी बहुत चलती थी। उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं था। उनके 3 पुत्र तथा एक पुत्री थी। दुर्भाग्यवश उनके एक एक कर तीनों पुत्र 3 वर्ष के अंदर ही चल बसे। तीनों भाइयों के मर जाने के उपरांत अब जालपा अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐसी स्थिति में माता पिता की सारी ममता जालपा के ऊपर न्योछावर होने लगी थी। माता पिता अपने इकलौती पुत्री से बहुत स्नेह करते थे।
माता पिता का भरपूर प्यार जालपा को मिलने लगा था। माता पिता उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। पिता दीनदयाल जब भी कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए भले ही कोई गुड़िया या खिलौने न लाते हों, पर कोई न कोई आभूषण अवश्य लाते थे। जालपा खिलौने से न खेलकर आभूषणों से ही खेला करती थी। इस प्रकार जालपा का आभूषणों से प्रेम बचपन में ही शुरू हो गया था। एक बार की बात है, वर्षा ऋतु का मौसम था। गांव की स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां झूले पर झूल रही थी। संयोगवश झूले पर झूलती हुई गांव की स्त्रियां और लड़कियों के मध्य एक विसाती यानी चूड़ी, सिंदूर आदि बेचने वाला एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में जालपा ने फिरोजी रंग के एक चंद्रहार को पसंद करके अपने माता से उसे खरीदने के लिए कहा। माता के यह कहने पर कि 4 दिन में ही इसकी चमक धमक चली जाएगी, तब बिसाती ने उत्तर दिया कि 4 दिन में तो बिटिया को भी असली चंद्रहार मिल जाएगा। फिर क्या था, अंत में मजबूर होकर मानकी को जालपा के लिए फिरोजी रंग के एक चंद्रहार को बिसाती से खरीदना पड़ा। जालपा उस चंद्रहार को पाकर फूली नहीं समाई। जालपा उस चंद्रहार को पहनकर पूरा गांव घूमी और सबको दिखाती फिरी। सबने उस चंद्रहार की बड़ी प्रशंसा की। जालपा के मन में चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा उस समय और भी अधिक बलवती हो उठी जब उसके पिता ने उसकी माता मानकी के लिए एक चंद्रहार लाया। जालपा भी चंद्रहार लेने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन माता उससे यह कहती है कि तेरे लिए तो चंद्रहार ससुराल से ही आएगा। यह घटना जालपा के हृदय में चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा और तीव्र प्रतीक्षा उत्पन्न कर देती है और वह बहुत ही अधीरता के साथ विवाह की प्रतीक्षा करने लगती है। समय आने पर जालपा का विवाह उसी शहर में रहने वाले दयानाथ के एक आवारा पुत्र रामनाथ के साथ तय होता है। दयानाथ कचहरी में नौकर थे। वे एक बहुत ही ईमानदार तथा एक सज्जन पुरुष थे। कचहरी में ऊपर की आमदनी रहने के बावजूद भी वे अपने 50 रुपये के वेतन से ही बहुत प्रसन्न थे और वे किसी प्रकार से भी रिश्वत लेना पसंद नहीं करते थे। रिश्वत लेना उन्हें बहुत ही बुरा काम लगता था। उन्हें मात्र 50 रुपये वेतन मिलते थे, जिससे वे 5 सदस्यों का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से किया करते थे, परंतु भूल करके भी रिश्वत नहीं लेते थे। धन की कमी होने के कारण रामानाथ को 2 महीने के बाद ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद रामनाथ एकदम आवारा बन गया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह कुछ करके अपनी पढ़ाई जारी रख सके। उसमें पढ़ने लिखने की भी बिल्कुल रुचि नहीं थी, जिसके फलस्वरूप वह 2 साल से बेकार बैठा हुआ था। किसी तरह का दबाव महसूस न करने के कारण वह धीरे धीरे आवारा बन गया और अपने मित्रों की चीजें मांगकर आनंद करता, शतरंज खेलने में व्यस्त रहता और तो और सैर सपाटे करता और छोटे भाइयों पर खूब रौब जमाता। रामानाथ कुछ करता धरता नहीं था, इसलिए दयानाथ अपने इस निकम्मे बेटे का रिश्ता लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यानी वे अपने आवारा बेटे का बिल्कुल अभी विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी रामेश्वरी या जागेश्वरी ने उन्हें जालपा का रिश्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। कारण जालपा बहुत ही सुंदर थी और उन्हें जालपा बहुत अधिक पसंद आई थी। दीनदयाल जी भी
दयानाथ की सज्जनता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। फिर क्या था, उन्होंने दयानाथ को 1000 रुपये टीके में दिए। दीनदयाल के टीके यानी 1000 रुपये को पाकर वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए तथा प्रभावित भी हुए। फिर दयानाथ भी कहाँ रुकने वाले थे। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी उन्होंने ऋण लेकर 3000 रुपये के गहने बनवा लिए। रमानाथ का विवाह हो रहा है, वे इस बात से बहुत प्रसन्न थे। उनमें मिथ्या प्रदर्शन की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए पैसा उन्होंने पानी की तरह खर्च किया। बारात बड़े धूमधाम से निकली, फिर भी वे चंद्रहार नहीं दे सके। जालपा की चिर संचित अभिलाषा यानी चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा पर पानी फिर गया। जालपा यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई कि अभी भी उसे चंद्रहार नहीं मिला है। चंद्रहार न रहने के कारण जालपा व सहेलियों के लिए विवाह का कोई आनंद ही नहीं रहा। इस घटना से जालपा का हृदय पूरी तरह से टूट गया। उसे भारी निराशा हुई और उसकी आभूषण प्रियता को बड़ी ठेस पहुंची। एक सहेली शहजादी ने जालपा को चंद्रहार प्राप्त करने के लिए पति के सामने मान करने यानी रूठने का भी गुरु मंत्र सिखला दिया। सच बात तो यह थी कि दीनदयाल ने दयानाथ को विवाह में जितने रुपये दिए थे वह सब नाच तमाशे नेग चारे में खर्च हो गए थे। दयानाथ को अनुमान था कि लड़की वालों की ओर से उन्हें उतना धन अवश्य मिल जाएगा, उन्हें ऋण लेना भी नहीं पड़ेगा और विवाह का खर्च भी आसानी से निकल जाएगा। परंतु निराशा ही हाथ लगी। अतः धन के अभाव में दयानाथ शराब के रुपये यानी सोने चांदी का कारोबार या रुपये पैसे का लेन देन करने वाले व्यापारी के पैसे भी न चुका सके। बाद में पछतावा भी हुआ कि आखिर मैंने क्यों दिखावे और नाच तमाशे में इतने रुपये फूंक दिए। परंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। इधर जालपा बहुत ही दुखी रहने लगी थी। जालपा हमेशा गुमसुम रहती थी। फिर क्या था, जालपा को प्रसन्न करने के लिए चंद्रहार न मिलने के कारण असंतुष्ट जालपा को संतुष्ट करने के लिए अपने को धनवान होने की बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा और अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर जालपा के सामने कहने लगा। 3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन सराफ दयानाथ के घर आया और अपने रुपये मांगने लगा। अंत में यह वायदा करवा कर ही घर से निकला कि परसों तक रुपये की अदायगी हो जाएगी। दयानाथ पूरी तरह से मजबूर थे। ऋण को चुकाने के लिए दयानाथ रामेश्वरी या फिर जागेश्वरी और रमानाथ में परामर्श हुआ और अंत में दयानाथ ने यह निश्चय किया कि जालपा के कुछ गहने सर्राफ को लौटा दिए जाएं। परंतु रमानाथ जालपा से गहने मांगने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वह कई बार बल्कि बहुत पहले से ही जालपा के समक्ष अपने आप को धनी होने की बात खूब बढ़ा चढ़ाकर कह चुका था और अब इस प्रकार गहने मांगने में उसे बहुत संकोच होता था। यानी यदि वह अपनी पत्नी से गहना मांगता तो उसकी पोल खुल जाती। अंततः दयानाथ के विरोध करने पर भी रमानाथ जालपा के गहने की चोरी करने के विषय में सोचने लगा ताकि गहना चुरा करके शराब को दे दिया जाए और कर्ज से मुक्त हो जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन वह बाजार से भांग व मिठाई अपने भाई से मंगवाता है ताकि जालपा को शीघ्र ही नींद आ जाए और अपना काम आसानी से कर लिया जाए। रमानाथ अपनी योजना के अनुसार रात्रि में
गहने चुराने का अवसर निकालता है। जब जालपा प्रेमालाप करके सो गई तब रमानाथ चुपके से उसके गहने की संदूकची लेकर दयानाथ के पास जा पहुंचा। इसी बीच जालपा ने अपने गहनों की चोरी होने का स्वप्न देखा। रमानाथ के पुनः लौटने पर जालपा ने स्वप्न की सारी बातें रमानाथ को बता दी। यह सब सुनकर रमानाथ जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा और फिर सब चिल्ला उठे। जालपा भी चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी, परंतु चोर होता तो न मिलता या चोर होता तो न पकड़ा जाता। इस प्रकार रमानाथ यह कहता है कि चोर गहने को चुराकर भाग गया। गहने चोरी हो जाने के बाद जालपा अब बहुत ही दुखी रहने लगी। उसका मुखमंडल हमेशा मुरझाया हुआ रहता था। थाने में भी मिलने की आशा न होने के कारण रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई। जालपा को गहनों के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी वस्तु से प्रेम ही नहीं था, क्योंकि वह बचपन से ही आभूषण प्रिय परिवार में पली थी। गहनों के चोरी हो जाने के बाद वह खोई खोई सी रहने लगी। उसने यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे वह बीमार सी लगने लगी। आभूषण के चोरी हो जाने के बाद रमानाथ नौकरी प्राप्त करने के लिए मजबूरन प्रयास करने लगा। उसकी मित्रता शतरंज के खिलाड़ी साथी रमेश बाबू नामक एक क्लर्क से थी, जो म्यूनिसिपैलिटी के हेड क्लर्क थे। संयोग की बात है कि रमेश बाबू दयानाथ जी के अच्छे मित्रों में से एक मित्र थे, जिनके सहयोग से रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी विभाग में चुंगी की नौकरी मिल जाती है। उसे 30 रुपया मासिक वेतन मिलता था और इसके अतिरिक्त कुछ और ऊपर की आमदनी भी वहां हो जाती थी। पति को नौकरी मिलने के बाद जालपा बहुत प्रसन्न हुई। उसका उदास चेहरा अब प्रसन्न दिखने लगा था। उसका स्वाभिमान सजग हो गया था और अब उसे यह विश्वास हो गया था कि अब शीघ्र ही उसके गहने बनकर आ जाएंगे। अब उसके सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। अब वह प्रसन्न रहने लगी थी। इसी बीच गहनों की चोरी हो जाने की घटना सुनकर जालपा की माताजी ने अपना चंद्रहार उसके सामने भेजा, किंतु स्वाभिमानी जालपा ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसने यह निश्चय कर लिया कि अब तो वह अपने पति की कमाई के पैसों से ही चंद्रहार पहनेगी। केवल चंद्रहार ही क्यों पहनेगी, बल्कि अन्य अनेक गहनों को पहनेगी। रमानाथ को भी अपनी नौकरी से होने वाली आमदनी को देखकर यह विश्वास हो गया था कि अब वह जालपा के लिए शीघ्र ही गहने बनवा देगा। परंतु जब उसे जालपा द्वारा अपनी सहेलियों को लिखे गए पत्र से पता चला कि उसकी पत्नी गहनों के लिए कितनी व्याकुल रहती है, तो उसने आभूषण उधार लेने का निश्चय कर लिया। कारण वह पत्नी को हर कीमत पर खुश देखना चाहता था। अब उसके लिए कुछ भी करने के लिए उद्यत हो गया था। रमानाथ ने रमेश बाबू से रुपया लेकर आभूषण क्रय करने का भी प्रयास किया, किंतु सिद्धांतवादी रमेश बाबू ने ऋण लेकर आभूषण खरीदने का विचार अच्छा नहीं बताया। अंततः रमानाथ ने अपनी पत्नी जालपा को खुश करने के लिए गहने उधार लेने का निश्चय कर लिया। वह गंगू शराब से गहने के रूप में हार और एक शीश फल उधार ले आया। चूंकि उसके पास 300 रुपये थे, पर रुपया चुका कर भी उस पर 600 रुपये का नया ऋण चढ़ गया। मौका मिलने पर मात्र 5-6 महीने में चुका देगा, यह सोचकर उसने दोनों गहने ले लिए, जिसे पाकर
पत्नी जालपा निहाल हो गई। जालपा दोनों गहनों को प्राप्त कर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। इस तरह पहला अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक की कथा यही समाप्त हो जाती है। आशा करता हूं आप गबन उपन्यास की जो कथा है 1 से लेकर जो 13वें अध्याय तक की कथा है आप उसे अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में 14वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक की कथा आपके सामने पूरी करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।